हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन लेक्चर सीरीज में नवंबर 2019 का टैक्सेशन का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A और B, उसके ऑप्शन में फिर और दो क्वेश्चन हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का A और B सॉल्व करेंगे जो नवंबर 2019 में आया था। आप लोग को क्वेश्चन नंबर A में आप लोग को जो हम लोग का सॉल्व करना है, टोटल इनकम निकालना है बेस्ड ऑन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बेस पे। और क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो बेस है आप लोग का कैपिटल गेन के ऊपर। तो दोनों के लिए मैंने कॉलम्स बना के रखा हूं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लें। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3A के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग के लिए फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देख क्या लिखा है, सिद्धार्थ हैज़ अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022। तो सिद्धार्थ ने कुछ इनकम अर्न किया है, उसके बारे में हम लोग को लिखा है। लास्ट में नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 अज्यूमिंग एज फॉलोज। उसकी हम लोग को टोटल इनकम निकालना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अगर कौन कौन से अज्यूम करना है, अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा तो ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, और ही इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगर वो NRI है तो क्या केसेस है, इसलिए मैंने कॉलम बना लिया आप लोग के लिए। पर्टिकुलर्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में। तो तीनों केस में हम लोग को सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 1 में है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर ये था हम लोग को। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने कॉलम बना लिया आप लोग के लिए, लिख लिया मैंने कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ फॉर ईयर 2022-23। तो देखिए पहले क्या लिखा है आप लोग का, इनकम अक्रूड इन फ्रांस एंड रिसीव्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट जो दिया हुआ आप लोग का लिख लेता हूं मैं, इनकम अक्रूड इन फ्रांस एंड रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसी इनकम है जो अक्रू हो गई, मतलब जनरेट हुई कहां पे, फ्रांस में, लेकिन उसको रिसीव कहां किया उसने, इंडिया में रिसीव किया है। तो अगर आप लोग को याद होगा, तो अगर इंडिया में याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इंडिया में कोई भी इनकम आप रिसीव करो, कहां से भी कमाओ, कुछ भी करो, उसका मतलब नहीं। इंडिया में अगर आपने रिसीव करे तो तीनों केस में, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केस में आपके लिए टैक्सेबल है। तो अमाउंट कितना है देखिए, 1 लाख। तो तीनों केसेस में आ जाएगा ये। इसका एक छोटा सा टेबल है जो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को दिया है, वो आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इंडिया मतलब इनकम इंडिया में रिसीव होगी तो तीनों केसेस में, आप कोई भी केसेस में फिट बैठते हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखेंगे आप लोग को लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ऐसी इनकम है जो बिजनेस USA में है लेकिन उसको कंट्रोल कहां से करते हो आप, इंडिया से सिर्फ कंट्रोल करते हो। पैसा ऐसा वहीं मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको आप हैंडल कहां से करते हो, इंडिया से करते हो। बिजनेस चलता कहां पे है, US वगैरह में। तो ऐसे केस में आप लोग को दोनों, और रेसिडेंट के केस में आप लोग को टैक्सेबल होते हैं। मतलब नॉन रेसिडेंट हो आपको तो ऐसी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो आप लोग को टैक्स लगेगा। तो यहां पे आएगा 32 और ये सेकंड केस में भी आएगा 32। लास्ट वाले केस में आप लोग को नहीं आएगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो इस तरह की इनकम जो बाहर कमा रहे हैं आप लोग, बाहर बिजनेस है लेकिन उसको कंट्रोल कहां से करते हैं, इंडिया से करते हो, तो ऐसे केसेस में सिर्फ इन दोनों कंडीशन में टैक्स लगता है, इसमें नहीं लगेगा। थर्ड जो है आप लोग का वो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ अ होटल बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। प्रॉफिट ऑफ अ होटल बिजनेस एट साउथ अफ्रीका ऑल्सो कंट्रोल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कंट्रोल भी आप साउथ अफ्रीका कैसे करते हो, तो ये एक तरह से आप लोग का हो गया फॉरेन इनकम हो गई। तो फॉरेन इनकम सिर्फ आप लोग को फर्स्ट केस में, मगर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ही टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज आप लोग को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आप रेसिडेंट और
ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट विथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ही आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा। बाकी दोनों केसेस में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोल भी वहीं से होता है, रिसीव भी सब, तो फिर ऐसे केस में सिर्फ आपको रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्स देना पड़ेगा। फोर्थ है पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम ब्रॉट टू इंडिया। पिछली नॉन टैक्सेबल जो इनकम है आपने क्या करे, इंडिया लेके आए। तो पिछली नॉन टैक्सेबल पिछले ईयर्स की है, तो ये ऐसी इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं है। पास्ट नहीं है, पास्ट इनकम है। आप लोग को करंट ईयर में जो कमाई है उस पर आप लोग को टैक्स लगता है, याद रखना। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, मतलब तीनों केसेस में नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस इन मुंबई। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस इन मुंबई। अगर कोई भी इनकम इंडिया में जनरेट हुई या इंडिया में रिसीव हुई तो आप लोग को तीनों केसेस में टैक्स देना है। फिर वो आप लोग कहाँ पे भी रिसीव करो, कुछ सॉरी कहाँ पे भी कैसे भी रहो, कैसे भी रहो, कुछ मतलब नहीं है। अगर आप लोग को इंडिया में इनकम जनरेट हो रही है या इंडिया में आप रिसीव कर रहे हो तो आप लोग को तीनों केसेस में टैक्स देना है। तो 25,000 पहले कॉलम में भी आएगा, दूसरे कॉलम में भी आएगा और तीसरे केस में भी आएगा। तीनों केसेस में आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सिक्स्थ, इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस। प्रोप्राइटरी बिजनेस इन मुंबई। प्रॉपर्टी बिजनेस इन मुंबई। आप लोग का बिजनेस कहाँ पे है, मुंबई में, तो सिंपल सी बात है तीनों को टैक्स लगने वाला तीनों केसेस में। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 30,000, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। लास्ट में आप लोग को क्या कर देना है, टोटल कर देना है, टोटल टैक्सेबल इनकम बराबर है। टोटल टैक्सेबल इनकम आप लोग को निकाल लेना है। तो आप लोग जब निकालेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा कितना, जरा देखिए, 1 लाख प्लस 32,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, तो आ गया आप लोग का 2,17,000। ये हो गया आप लोग का कौन सी केस में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। इसमें भी लगभग सेम है, खाली एक 30 कम था तो मैं वही कर देता हूँ डायरेक्टली। तो आ गया आप लोग का 1,87,000 इस केस में। और इस केस में देखेंगे तो और एक देखते हैं 1,55,000। तो ये हो गया आप लोग का तीनों केसेस में अमाउंट। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो आप लोग को 2,17,000 टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप रेसिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आप लोग को 1,87,000 पे। और अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आप लोग को 1,55,000 पे आप लोग का टैक्सेबल इनकम रहेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3B देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3B स्क्रीन पे आपके फ्लैश कर रहा हूं मैं, देखिए जरा लिखा है, मिस्टर सुरेश परचेस अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,50,000 इन ऑन 2 अप्रैल 2001 में उसने एक प्रॉपर्टी खरीदा, कितने की थी वो, 2,50,000 की। ही मेड द फॉलोइंग एडिशन एंड ऑल्ट्रेशंस टू द हाउस प्रॉपर्टी। नीचे दिए हुए एडिशन या ऑल्ट्रेशन उसने किया है, मतलब प्रॉपर्टी को बढ़ाया है या उसमें चेंजेस किया है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया 2003-04 में 1,30,000 में। फिर वापस से उसने कंस्ट्रक्शन किया है सेकंड फ्लोर का, वो कितने का है, 1,40,000 का 2010-11 में। उसके बाद लिखा ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 20 अक्टूबर 2020 में उसने प्रॉपर्टी बेच दिया, कितने बेच दिया, 25 लाख में बेच दिया। और फिर लिखा ही इन्वेस्टेड 1 लाख इन रूरल इलेक्ट्रिसिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL बॉन्ड ऑन 30 अक्टूबर 2021। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। तो लास्ट में लिखा है आप लोग का कंप्यूट द कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हम लोग को कैपिटल गेन निकालना है। तो मैंने लिख दिया, देखिए मिस्टर नेम सुरेश, स्टेटस लिख दिया, प्रीवियस ईयर लिख दिया, असेसमेंट ईयर लिख दिया। मैंने बोला भी था कि 5 हेड की इनकम आएगी तो आप लोग को ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ये चीज़ को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं, पहला जो लिखा है आप लोग को यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग,
सेल कंसिडरेशन। पहले क्या लिखना है आप लोग को, सब में जब भी आप लोग याद रखो, अगर आप लोग को नहीं पता है तो कैपिटल गेन जब भी सॉल्व करोगे तो आप लोग पहले क्या लिखोगे, सेल कंसिडरेशन। पहले क्या लिखोगे, सेल कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब आपने वो प्रॉपर्टी, जो भी आप लोग कैपिटल गेन हो रहा है, वो प्रॉपर्टी कितने में बेचे हो। तो देखो कितने बेचे आप लोग लिखा, देखो वहाँ पे 20 अक्टूबर 100 को आप लोग 25 लाख में बेचे हो, तो वहाँ पे आप लोग लिख दोगे 25 लाख। ये आ गया आप लोग का क्या, सेल कंसिडरेशन, कि आप लोग ने वो प्रॉपर्टी कितने में सेल किए हो वो आप लोग को मेंशन करना है। अब उसके बाद सेकंड जो काम होता है, अगर आप लोग उसके प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ बताओ ध्यान में रखो, वो आप लोग को काम आएगा कैपिटल गेन करने में। सारी चीज़ें तो नहीं कवर हो जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन कोशिश है मेरे कि आगे की वीडियोस में आप लोग को कवर करूँ। तो जो आप लोग का सेल कंसिडरेशन आपने लिख लिया है, अगर आप लोग उस प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए आप लोग कोई क्या बोलते हैं ब्रोकरेज वगैरह देते हो, दलाली वगैरह, या कोई खर्चा करते हो, तो उसमें से क्या कर लोगे आप लोग, माइनस कर लोगे, क्योंकि वो आप लोग की इनकम क्या होगी, उससे कम होगी ना। आप समझ एग्जाम्पल 25 लाख की प्रॉपर्टी बेचे, आपने 50,000 की दलाली दी है, तो आप लोग को 24,50,000 इनडायरेक्टली 24,50,000 रुपये मिले ना, क्योंकि 25 लाख रुपये तो मिलेंगे, लेकिन 50 रुपये क्या देना पड़ेगा आप लोग को, दलाली देना पड़ जाएगी। तो इसलिए उसको क्या कर लेते हैं आप लोग, माइनस कर लेते हैं। अभी ये फिलहाल क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ ब्रोकरेज वगैरह एक्सपेंस वगैरह हुआ नहीं है, तो नहीं है। नेक्स्ट रहता है जो हम लोग का लेस, पहले जो रहता है लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या रहता है, याद रखना, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने वो प्रॉपर्टी खर्चा करने के लिए कितना, एक्वायर करने के लिए कितना खर्चा किया था। तो कितना खर्चा किया था उसने लिखा, देखो उसने प्रॉपर्टी खरीदा कितने में, 2,50,000 में, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2,50,000। अब सवाल उठता है सर 2,50,000 में था, डायरेक्टली माइनस करके खत्म करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए उसने खरीदा था 2001 में और उसने बेचा है 2021 में। तो सिंपल से 2021 में जो 25 लाख की प्रॉपर्टी उसने बेचा है और 2001 में उसने 2.5 लाख में खरीदा था, 2,50,000 में। तो बहुत लोग सवाल उठेगा सर डायरेक्टली माइनस करो, 22.5 लाख पे टैक्स दे दो, या जो भी और माइनस करना माइनस करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि 2.5 लाख उस टाइम पे, आज से 20-22 साल पहले 2.5 लाख की वैल्यू क्या थी, बहुत ज़्यादा थी ना, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई क्या थी, कम थी। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन जो है ना, CII बुक क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो उस टाइम की महंगाई को एडजस्ट करके, मतलब ना उस टाइम पे 2.5 लाख की वैल्यू क्या होगी, मतलब आज 2.5 लाख की वैल्यू, उस 2.5 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज से समझो 1950 में अगर किसी ने मेरे को 1 लाख दिया और आज मैं समझो 70 साल उसको रिटर्न करूंगा, तो 1 लाख रिटर्न करूंगा तो उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है। उस टाइम पे 1 लाख समझो आज से 50 करोड़ के 100 करोड़ के बराबर होगा उस टाइम का 1 लाख, क्लियर है ना, क्योंकि महंगाई उस टाइम पे वैसी थी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने हम लोग को बेनिफिट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट दिया। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है, मतलब 2001 में वो 2.5 लाख की वैल्यू क्या थी, 2001 के 2.5 लाख की वैल्यू आज के वैल्यू के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से कितनी होगी वो हम लोग को निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है आप लोग का, पहले आप लोग लिखोगे, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आपका फॉर्मूला है। पहले क्या लिखना है आप लोग को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लिखना है। फिर ऊपर लिखना है आप लोग को कि करंट ईयर का आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या लिखना है आप लोग को, करंट ईयर, फॉर्मूला चाहिए आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है आप लोग को, करंट ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स। करंट ईयर का देखो कितना, 21, 22 का नीचे क्वेश्चन में दिया रहता है, हर क्वेश्चन में दिया रहता है 317। फिर डिवाइड बाय क्या लिखोगे आप लोग, जिस ईयर में आपने ये एक्वायर किया था, प्रॉपर्टी खरीदा था, उस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स। ऊपर कौन सा लिखोगे, करंट ईयर का, जिस ईयर में आपने वो प्रॉपर्टी को बेचे हो। तो 2021-22 में आप लोग का 317 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी खरीदे थे, कभी कभी तो 2001 में खरीदा ना, आपने लिखा था वहाँ पे 2 अप्रैल 2001, तो ये अप्रैल और मतलब 2001-22 की 2001-2002 की आएगा। तो 2001-2002 का इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है, देखो CII 100, तो नीचे वो लिखने का, ऊपर करंट ईयर का, नीचे जिस ईयर का एक्विजिशन उस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा, आप लोग देखिए 2,50,000 इंटू 317 डिवाइड बाय 100, तो आप लोग का आता है 7,92,500, 7,92,500। क्लियर है। फिर और एक आएगा आप लोग का, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपने प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट करे या कुछ एडिशन करे तो वो भी आप लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो भी आपने खर्चा करे है तो उसका भी रिडक्शन मिलेगा आप लोग को, तो उसको भी लेस करना है। पहले किसको लेस करना है, पहले क्या करने का, सेल कंसिडरेशन लिखने का, कितने में आप लोग उसको बेच रहे वो लिखने का। फिर 2 चीज़ें लेस करने का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक्विजिशन मतलब उसको खरीदे कितने में, तो उसके हिसाब से इंडेक्स एडजस्ट करके लिखने का।
फिर इंप्रूवमेंट भी कितने किया आप लोगों ने, अभी ये क्वेश्चन में 2 बार इंप्रूवमेंट है, एक बार 2000 लिखा था देखो 2003-4 में था और एक बार 2010-11 में था, तो दोनों का भी इंडेक्स कॉस्ट निकाल लेने का। तो देखो पहले जो फर्स्ट वाला जो है वो आप लोग का कौन से ईयर का है, 2003-4 का है, 1,30,000 आपने 1,30,000 खर्चा किया फर्स्ट फ्लोर के लिए, बराबर ना। तो पहले मैं इंप्रूवमेंट कॉस्ट लिख लिया, फिर करंट ईयर का इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स CII लिखूंगा, करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, और नीचे जिस ईयर में ये इंप्रूवमेंट हुआ था उस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो कौन से ईयर में था, 3 और 4 में। तो देखो 3 और 4 का कितना दिया है, 109, तो नीचे लिख दूंगा मैं 109। वैसे ही सेकेंड टाइम का जो है आप लोग का देखिए इंप्रूवमेंट कितने का है, 1,40,000 का है, तो मैं लिख लूंगा 1,40,000। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, करंट ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स, और नीचे क्या लिखते हैं आप लोग, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ था उस ईयर का, बराबर ना। तो इंप्रूवमेंट कौन से ईयर में हुआ है, ये 2010-11 में देखो मेंशन है वहाँ पे, 2010, हाँ 2000 क्या लिखा था, हाँ 2010-11 कितने का है उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स, 167, तो यहाँ पे 167। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों को, तो आप लोग का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कितना आता है, 3,78,073, ये हो गया आप लोग का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पहले वाले का। दूसरे का कितना है, 1,40,000 इंटू 317 डिवाइड बाय 167, तो आता है आप लोग का 2,65,749, 748 है लेकिन उसको हम लोग लेंगे 749। तो ये हो गया आप लोग का 2, टोटल तीनों आ गया आप लोग का। पहले आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर 2 आ गया आप लोग के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तीनों का टोटल कर लेंगे। तो तीनों का टोटल होता है 7,92,500, 792,500 प्लस 378,073 प्लस 265,749, तो होता है आप लोग का 14 लाख, कितना 36,322। इसमें से क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है। तो माइनस कर लेंगे 25 लाख में से, तो आ जाएगा आप लोग का 10,63,678। ये आ गया आप लोग का कैपिटल गेन। ये क्या आ गया आप लोग का, कैपिटल गेन आ गया, बराबर है। ये हो गया आप लोग का सॉल्व 50%। अब एक चीज और जी थी, आप लोग को वो देखना है कितना, जरा देखिए वो क्वेश्चन में आप लोग को दिया था, आगे एक चीज और दी थी ना, हम लोगों ने उसको मिस कर दिए। तो कह रहे था वो कि he invested 1 lakh in rural electrification corporation limited bond on 30th October 2021। तो ये रूल है कि अगर बॉन्ड या RECL का बॉन्ड या तो NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बॉन्ड, NHAI का बॉन्ड अगर आप लोग खरीदोगे, कितना जो आप लोग का प्रॉपर्टी आप लोग ने बेचे थे उसके 6 महीने के अंदर अगर आप लोग कोई बॉन्ड खरीदोगे तो उसको भी डिडक्शन मिलता है आप लोग को अंडर सेक्शन 54EC के अंदर। हाँ, 2 डिडक्शन है। अंडर सेक्शन 54 में प्रॉपर्टी अगर आप लोग 1 साल के अंदर कोई और खरीद लोगे ना तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, और अगर कोई बॉन्ड खरीद लोगे तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। वो अंडर सेक्शन 54 है प्रॉपर्टी खरीदने का, और प्रॉपर्टी मतलब आपने बेचे, कैपिटल गेन हुआ और वापस से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदे रहने के लिए रेजिडेंशियल आउट, तो आप लोग को अंडर सेक्शन 54 डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। और अगर आप लोग ने क्या बोलते हैं कोई बॉन्ड खरीदे एक 6 महीने के अंदर, लेकिन बॉन्ड की लिमिट कितनी महीने है, 6 महीने, 6 महीने के अंदर, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट है 50 लाख तक की। चलिए तो अभी देखिए आप लोग को डिडक्शन मिलेगा, तो उसको हम लोग लिखता हूं मैं लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54EC। ठीक है, मेंशन कर लिया मैंने 54EC। अब वहां पे लिख लेता हूं मैं, क्या है वो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं RECL बॉन्ड्स। कितने के बॉन्ड जरा देखिए, 1 लाख रुपीज के। तो डायरेक्टली मैं आउटर में लेता हूं, हाँ 2-3 होते तो मैं इनर में लिख के प्लस करके फिर आउटर में लेता था। तो ये माइनस कर दूंगा, तो 10 लाख में से ये 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 9 लाख। तो 9,63,678। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन।
ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखना। क्लियर है आप लोग को? तो ये हो गया आप लोग का कैपिटल गेन सॉल्व। अब देखिए कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा मैं आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें पता हो। पहले क्या करने का, सेल कंसोलिडेशन लिखने का कि वो प्रॉपर्टी आप लोग ने कितने में बेचे। अब सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टी आप बेचोगे वो करंट ईयर में ही बेचोगे, मतलब 2021-22 के में, तो वो वैल्यू लिखने का। फिर क्या लिखने का, अगर उस पर आप लोग कुछ ब्रोकरेज वगैरह देते हो या कुछ खर्चा करते हो तो उसको भी माइनस कर लेने का। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में कोई खर्चा आपने या ब्रोकरेज वगैरह दिया हुआ नहीं था। फिर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग सेल कंसिडरेशन में से माइनस करोगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन करते टाइम पे जो आप लोगों ने, एक्विजिशन मतलब खरीदते टाइम पे वो प्रॉपर्टी कितने में खरीदे थे उसकी वैल्यू को माइनस करना है। लेकिन उसको कौन सी वैल्यू को माइनस करने का, इन्फ्लेशन इंडेक्स एडजस्ट करके, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं उसको। तो उसकी वैल्यू लिखा और करंट ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइड बाय जिस ईयर में उसको एक्वायर किया था उसका। क्लियर है? फिर नीचे क्या आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेकंड वाला रहता है इंप्रूवमेंट। प्रॉपर्टी में अगर आप लोग कुछ बोलते हैं इंप्रूवमेंट करते हो या कुछ एडिशन का कुछ बढ़ाते हो तो उसका, तो इसमें फर्स्ट फ्लोर उसने बढ़ाया है, फिर सेकंड फ्लोर शायद बढ़ाया है, तो दोनों के लिए लिखा मैंने 1,30,000 और 1,40,000। करंट ईयर का इन्फ्लेशन ऊपर लिखा, इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, और नीचे लिखा जिस ईयर में वो इंप्रूवमेंट हुआ था। तो ये 2003-04 में हुआ था शायद, और ये 2010-11 में हुआ था। क्वेश्चन में ये जो इन्फ्लेशन दिया रहता है सब दिया हुआ रहता है। तो एडजस्ट करने का पता चला कि वो 2.5 लाख अभी 7,92,000 का है, वो 1,30,000 अभी 3,78,000 का है, वो 1,40,000 अब उसकी वैल्यू कितनी 2,65,000 की वैल्यू है। तो इसको कर लिया, इसमें से माइनस कर लिया, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने 10,63,678 मेरा कैपिटल गेन है। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे 2 ऑप्शन दिया है। अगर मैं 1 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ इसको बेचने के 1 साल के अंदर, तो मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 54। और दूसरा जो है, अगर कोई में गवर्नमेंट के 2 बॉन्ड है, एक तो NHAI के या RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड अगर खरीदूंगा कितने महीने के अंदर, लेकिन 6 महीने के अंदर, तो भी आप लोग को डिडक्शन मिलता है उसका। लेकिन सेक्शन है अंडर सेक्शन 54 EC, ठीक है ना, तो वो मैंने लिख दिया RECL बॉन्ड्स, तो 1 लाख, तो इसमें से माइनस कर दिया, तो आगे हम लोग को टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3A और 3B सॉल्व। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 3C और 3D लेके। थैंक यू वेरी मच।